हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की जो क्लास है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बता दिया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इससे रिलेटेड बातें हमने आपको बताई थी। आज हम चलते हैं बेटा, इसमें एक मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सेल क्या होता है और सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सभी सेल्स को यहाँ पर आज एक्सप्लेन करेंगे हम। तो देखें बेटा, सबसे पहले देखें कि सेल क्या होता है। तो कोई ऐसा साधन जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है उसे हम सेल कहते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऐसा साधन जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है उसको सेल कहते हैं। या अगर फिजिक्स के तौर पर इसको डिफाइन किया जाए तो फिजिक्स में कह दिया जाता है कि फिजिक्स में डिफाइन करते हैं उसको किस तरीके से कि ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखती है उसे सेल कहते हैं। फिजिक्स में इस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो उसी हिसाब से डिफाइन को बनाना पड़ेगा। तो बात एक ही है कि ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंटिन्यू करती है या उसको बनाए रखती है उसको हम सेल कहते हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफाइन क्या बनाई? हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनाया डिफाइन को कि ऐसा साधन जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है उसको हम सेल कहते हैं। तो हमने बोला सेल की डिफाइन सिंबॉलिक बता देता हूँ मैं कि बेटा केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाता है, किस में चेंज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को, इसको हम बोलते हैं सेल। इसको हम कहते हैं बेटा सेल। सेल बेटा दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं। सेल होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, मैं बता दूं आपको। नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 2 टाइप्स के सेल होते हैं। सेल की डिफाइन सभी बच्चों को समझ में आ गई। ऐसा साधन जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम सेल कहते हैं। सेल 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकंड होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं। तो ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऐसे सेल या वे सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या उसको चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर सेकंड बात आती है बेटा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? वे सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
तो दोनों सेल्स की हम डिफाइन लिखते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल बताते हुए चलेंगे। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें ताकि डिफाइन और कुछ फिगर्स हैं, उन फिगर्स को आप अच्छे से बना सकें। उन्हीं फिगर्स से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और बेटा फिगर बनाना तो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि फिगर नहीं आएगा तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और सेकंड बात यह है कि हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सेल यदि आप पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको आना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए डिवाइस विच कन्वर्ट, डिफाइन को आप नोट करेंगे मेरे साथ। ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स क्या हुआ कि ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए डिफाइन कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं आप, डिफाइन को नोट करें। ए डिवाइस विच convert chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell। is called electrochemical cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें बेटा तो आपने देखा होगा रेडियो पहले हुआ करते थे। कुछ समय पहले लगभग 20 साल पहले रेडियो हुआ करते थे जिस पर समाचार और बहुत सारी चीज़ें सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए उसको यूज करते थे। अब तो खैर मोबाइल आ गए हैं, तो मोबाइल पर यूट्यूब पर डाला और तुरंत वही गाना हमें प्राप्त हो गया और जो समाचार हमें देखना है वो हम यूट्यूब पर जा कर के देख लेते हैं। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, तुरंत उसका वीडियो बना के, कोई घटना होती है वीडियो बना के तुरंत फटाफट डाल देते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन पहले रेडियो स्टेशन से आया करता था, उस रेडियो पर उसमें बेटा सेल पढ़ते थे। उस सेल को हम नाम देते थे ड्राई सेल। तो ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ड्राई सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्यों? क्योंकि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। वो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इसलिए उसको हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं आप ड्राई सेल, मरकरी सेल। एग्जाम्पल में बेटा ड्राई सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल। और इस डैनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से और जानते हैं। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के नाम से और जानते हैं। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, देखो ड्राई सेल है, घड़ियों में भी यूज किया जाता है, ड्राई सेल है। रिमोट में भी यूज किया जाता है। रिमोट में जो सेल पड़ता है बेटा, टीवी वाले रिमोट में जो सेल डलता है वो भी ड्राई सेल होता है। रेडियो में, घड़ियों में जो सेल डलते हैं
दीवार पर टांगने वाली घड़ियाँ होती हैं, उनमें भी ड्राई सेल का यूज किया जाता है। मरकरी सेल, डैनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल को आगे चल के हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, फिगर भी बनाएंगे गैल्वेनिक सेल का और उसको वहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ पर केवल अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिफाइन और उसके एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की है। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, चलिए आप स्पेस है हमारे पास, यहीं लगा देते हैं सेकंड हेडिंग हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसकी डिफाइन को बेटा उल्टा कर दो, पलट दो, तो ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बोलो क्लियर हो रहा है? चलिए डिफाइन को नोट करते हैं आप। ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy is called electrolytic cell। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं आप, डिफाइन को नोट करते जाएं। एग्जाम्पल में देखें आप, लेड स्टोरेज सेल, आपने देखा होगा। एग्जाम्पल की बात करें, लेड स्टोरेज सेल, लगभग आजकल सभी के घर पर लेड स्टोरेज सेल है। क्यों है? सभी के घर की बात कर रहा हूं मैं, तो सभी के घर पे बेटा इन्वर्टर नहीं होगा। इन्वर्टर की बात करते हैं हम, इन्वर्टर नहीं होगा, लेकिन जो बाइक हैं, मोटरसाइकिल हैं, सभी के घर पे मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल है बेटा तो उसमें लेड स्टोरेज सेल का ही यूज किया जाता है, जिसमें लेड की प्लेटें होती हैं और क्या पड़ा हुआ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। 68% उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है लेड स्टोरेज सेल में, जिसको हम बैटरी भी कहते हैं। तो लेड स्टोरेज सेल और बैटरी में काफ़ी डिफरेंस होता है, इस चीज़ को भी मैं आगे बताने वाला हूँ। बैटरी, जब बहुत सारे सेलों को हम आपस में जोड़ देते हैं, हम जोड़ देते हैं तो उसका नाम फिर हो जाता है बैटरी। सेल नहीं कहते हैं, फिर उसको हम सेल नहीं कहते हैं, उसको फिर कहते हैं हम बैटरी। तो बेटा सेल क्या है? जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल की एक या इन्वर्टर की एक बैटरी है, उसमें बहुत सारी प्लेटें लगी हुई हैं। एक प्लेट को एक सेल कह रहे हैं, तो उसमें सेल तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे सेलों को जोड़ करके हम वहाँ कहते हैं उसको बैटरी। तो बैटरी में बेटा बहुत सारे सेल होते हैं, ये याद रखना। तो एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है लेड स्टोरेज बैटरी। चलिए डिफाइन को नोट कर लें आप जल्दी से। चलिए बेटा बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल प्राप्त करना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जब इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को प्राप्त किया जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसे सोडियम है मेरे पास, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, इस टाइप के जो मेटल होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, प्योर फॉर्म में लेके आते हैं। तो किसके द्वारा लेके आते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा प्योर फॉर्म में लेके आते हैं। तो सबसे पहले समझें कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस की डिफाइन क्या है? ए प्रोसेस ऑफ
decomposition, a process of decomposition, a process of decomposition of electrolyte by passing electricity through its aqueous solution or molten state आगे एक लाइन और लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट, carried out in electrolytic cell, चलिए समझते हैं बेटा, इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है वो इसी डायग्राम पर थ्योरी डिपेंड करती है। हमने बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं मैं। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन को बेटा डोनेट किया जाता है, रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। ये बातें मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताई थी आपको। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, मेरे पास एक वेसल्स है, मेरे पास एक पॉट है, पॉट में मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को भर लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसी पॉट में मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। एक इलेक्ट्रोड में बता दूं आपको लिखा हुआ है इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड, ये प्योर यानी अशुद्ध कॉपर का एक इलेक्ट्रोड है, इम्प्योर कॉपर का एक इलेक्ट्रोड है जिसमें कुछ अशुद्धियां भी हैं, कुछ प्योर कॉपर भी है, मिश्रित है, इसमें मिक्स है। सेकंड हमने क्या लिया है, प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। इस साइड वाला राइट हैंड वाला आपको दिख रहा है प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। वायर लगा दिए हैं, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है, इधर पॉजिटिव साइन है, इधर निगेटिव साइन है। इसको हमने कैथोड बोला है बेटा, इसको एनोड बोला है। एक को कैथोड बोला है मैंने और एक को एनोड बोला है। अब देखो एनोड और कैथोड क्यों बोला है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा ध्यान रखें आप, एनोड पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं। अपनी तरफ से तय नहीं कर सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर डिपेंड करता है कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो जहां पर बेटा ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को नाम दे देते हैं हम एनोड, और जहां पर रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को नाम दे देते हैं हम कैथोड। तो यहां पर बेटा होता है कैथोड पर रिडक्शन, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यहां पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए मैंने उस इलेक्ट्रोड को कहा है कैथोड। यहां पर बेटा हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पर, इसलिए मैंने इसको कहा है एनोड। एनोड पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इधर कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। तो जहाँ रिडक्शन होता है उसको कैथोड नाम दिया जाता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड नाम दिया जाता है। इस बात को पकड़ लें आप अच्छे से। चलिए फिर क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया हमने, भर दिया जी। अब इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया तो यहाँ पर क्या हुआ देखें आप, गर्म होगा मोल्ट होगा ये, तो गर्म हुआ मोल्ट हुआ, गर्म होने पर क्या हुआ बेटा पिघला। अब क्या हुआ कि यहां से कॉपर का एक एटम, ध्यान देंगे मेरी बात पर, इस इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड से कॉपर का एक एटम इलेक्ट्रॉन को इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन को इसी छड़ पर या इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़ जाता है और सॉल्यूशन में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन को जब यहां पर छोड़ के जाएगा तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आयन में कन्वर्ट होने के बाद
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पहुंचा इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इस पर छोड़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर। बेटा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये कॉपर आयन या इस छड़ के पास पहुंचा, इस इलेक्ट्रोड के पास पहुंचा। तो जैसे ही इसका चार्ज खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने ले लिया, तो ये कॉपर का एक एटम था वो इसी इलेक्ट्रोड से चिपक गया, इसी इलेक्ट्रोड से चिपक गया। फिर क्या हुआ, जब एक एक एटम करके इसी प्रकार से, जब एक एक एटम करके इस इलेक्ट्रोड से एक एक एटम इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़ करके और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाते रहेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाते रहेंगे और ये इस छड़ पर चिपकते रहेंगे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो बेटा पतला होता जाएगा और ये वाला जो प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो मोटा होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहां पर जितना भी प्योर कॉपर था, इस इलेक्ट्रोड पर जितना भी प्योर कॉपर था वो कहां चला गया बेटा, प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर के चिपक गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। चलिए फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। मैंने लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, यानी एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है दो इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में। फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो मैं एक बार इसको फिर एक्सप्लेन किए देता हूं बेटा। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक पॉट लेते हैं, एक वेसल्स लेते हैं, उस वेसल्स में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेने के बाद में उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। कौन कौन से इलेक्ट्रोड थे, एक इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड था और एक प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड था। तो जो इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड था बेटा उस पर हो रहा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के रीजन से इम्प्योर कॉपर के इलेक्ट्रोड को मैंने कहा है यहां पर एनोड। जो प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड था उस पर बेटा हो रहा था रिडक्शन। रिडक्शन होने के रीजन से इसको मैंने नाम दिया है कैथोड। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया जाता है, रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉनों को गेन किया जाता है, ये सभी बच्चों को पता है। अब देखिए दो इलेक्ट्रोड लगाने के बाद मैंने यहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, इलेक्ट्रिक करंट भेजा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद क्या हुआ, देखो इस इम्प्योर कॉपर के इलेक्ट्रोड से एक कॉपर एटम ने अपने इलेक्ट्रॉनों को यहीं छोड़ दिया, इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़ दिया और कहीं नहीं, सॉल्यूशन में नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रोड पर छोड़ दिया। और कॉपर एटम था वो आयन में कन्वर्ट होने के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, तो ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इस छड़ के पास दौड़ा, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए छड़ के पास दौड़ा, एटम में कन्वर्ट होने के लिए। अब ये आयन जैसे ही छड़ के पास पहुंचा, इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एटम में कन्वर्ट हो गया और एटम में कन्वर्ट होने के बाद बेटा ये इसी इलेक्ट्रोड से चिपक गया। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो काफी समय तक चलता रहता है और काफी समय तक चलने के बाद में क्या होगा कि जो इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे एक एक एटम इसका इस वाले इलेक्ट्रोड से चिपकता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ता जाएगा, आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा ये आयंस और यहीं पर चिपक जाएगा, इसी लेयर से चिपक जाएगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है मोटा होता जाएगा, ये वाला पतला होता जाएगा और ये किसी भी मेटल को यानी प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो इज बेस्ट प्रोसेस है। 100% मेटल हमें प्योर मेटल प्राप्त होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से, 100% प्योर मेटल प्राप्त होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। इसमें 1% भी इंप्योरिटी नहीं रहती है, प्योर 100% मेटल हमें प्राप्त होता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इसको आप देख लें, थ्योरी को नोट कर लें, डायग्राम बना लें आप।
इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटा आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और इस डायग्राम को बना लें आप। क्लास लेने के लिए थैंक यू। आगे हम बताएंगे आपको लेक्चर नंबर नेक्स्ट में, लेक्चर नंबर इसके बाद आएगा बेटा 3, और लेक्चर नंबर 3 में हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए बेटा क्लास लेने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।